अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारी सेकंड वीडियो है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वाले टॉपिक की। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कॉन्सेप्ट समझा वर्क डन का, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह उस वर्क डन की कैलकुलेशन करेंगे, यानी ग्रेविटी की फ़ोर्स की वजह से जो वर्क होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो उसके ऊपर दो फोर्स तो लग रही होती हैं, एक हमारी और एक ज़मीन की फ़ोर्स। लेकिन उसमें ये याद रखना है कि हमारी फ़ोर्स जो है वो ज़मीन की फ़ोर्स से थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके जाता है। चलें, इस वीडियो के अंदर हमने पूरी कैलकुलेशन करनी है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। सो लेट करते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और यहाँ पे एक मैस पड़ा हुआ है m, ठीक है। ये m एक मैस है और इसको उठा के हमने एक पॉइंट b पर लेकर जाना। लेट करते हैं कि ये b पॉइंट है। तो इस मैस को a से b पर ले जाने के हमारे पास तीन तरह के रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता तो ये है कि हम इस ऑब्जेक्ट को इधर लेकर जाएं और फिर इधर से यूं मूव करें, ठीक है। इसको हम पाथ 1 कह लेते हैं, ठीक है जी। और दूसरा रास्ता हमारे पास है जी कि हम इसको इधर से उठाएं, यहाँ लेकर आएं इस पॉइंट पे और फिर इसको अपवर्ड लेकर जाएं। तो ये हमारे पास है जी दूसरा रास्ता, ठीक है। यानी एक तो ये है कि इस रास्ते की पाथ 1 जिसको हम कहेंगे उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को ए से बी पर लेकर आएँ, और दूसरा है इस रास्ते के थ्रू ए से बी पर लेकर आएँ, ठीक है, इस मैस को उठा के। और अब आप में से ज़ाहिर है कोई भी सवाल कर सकता है कि सर ये मतलब इसको हम अप और फिर ये पाथ 1 के थ्रू या फिर 2 के थ्रू क्यों लेकर जाना है, हम बीच में भी से गुजर के तो जा सकते हैं, यानी ए से बी की तरफ हम डायरेक्ट मूव कर जाएं। तो डायरेक्ट भी आप मूव कर सकते हैं, स्ट्रेट भी मूव कर सकते हैं, और थोड़ा सा इरेगुलर टाइप भी आपका ट्रैक हो सकता है, यानी इसको हम पाथ 3 कहेंगे, ठीक है। यानी ये हमारे पास पाथ 1, ये पाथ 2 और ये पाथ 3। क्लियर है? तो अच्छा, अब इन पॉइंट्स को भी हम नाम दे देते हैं जी। इसको हम सी पॉइंट कह देते हैं, जबकि इस पॉइंट को हम डी कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, हमने इस मैस को ए से उठाना है और बी पर लेकर जाना है पाथ 1 के थ्रू, ठीक है। तो इस दौरान भी कुछ ना कुछ वर्क होगा, हमें भी वर्क करना पड़ेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी करेगी, क्योंकि इस मैस के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक हमारी और एक ग्रेविटी की। तो जब हम इस मैस को ए से उठा के सी पे और सी से फिर बी पर लेकर जाएंगे तो इस दौरान भी दो वर्क परफॉर्म होंगे, एक हमारा और एक ग्रेविटेशनल फोर्स का। लेकिन हमने हमारा जो वर्क डन है वो कैलकुलेट नहीं करना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को, इस मैस को ए से बी पर लेकर जाएं सी के थ्रू, यानी पाथ 1 के ज़रिए, तो ये जो टोटल वर्क होगा ए से बी तक, इसको फिर हम लिख सकते हैं W A C B, ठीक है। इस वर्क को हम कह सकते हैं WACB। यानी जब हम मैस को ए से उठा के बी पर लेकर जाएंगे सी पॉइंट से होते हुए, तो उस दौरान जो इसके ऊपर टोटल वर्क होगा, यानी पाथ 1 के थ्रू अगर हम मूव करके जाते हैं तो उस दौरान जो टोटल वर्क होगा वो होगा WACB। और ये WACB हमारी फोर्स की वजह से भी होगा और ग्रेविटी की फोर्स की वजह से भी होगा, लेकिन हमने कैलकुलेशन जो करनी है वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से करनी है। अच्छा, अब ये जो WACB है इसको मज़ीद आप दो वर्क्स के अंदर तोड़ सकते हो, क्योंकि रास्ते हमारे पास दो किस्म के हैं। एक है जी ए से लेके सी तक, जो कि वर्टिकल डिस्टेंस है, और दूसरा है सी से लेके
बी तक जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इसलिए हम इन दोनों रास्तों के जो है दोनों फासलों के अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। एक होगा WAC, यानी जब हम A से ऑब्जेक्ट को उठा के C पर लेकर जाएंगे तो वो बनेगा WAC, और फिर जब हम C से उठा के इसको B पर लेकर जाएंगे तो वो वर्क बनेगा WCB, और टोटल कितना बनेगा WACB। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि ये जो WACB है ये बराबर है WAC प्लस WCB। क्लियर है? यानी दो तरह के वर्क के इक्वल है ये WACB, यानी टोटल वर्क जो पाथ 1 के थ्रू हो रहा है वो टोटल वर्क दो वर्क्स के इक्वल है, WAC प्लस WCB। अब हमने क्या काम करना है कि WAC की वैल्यू फाइंड करनी है और WCB की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों कीमतें मालूम करने के बाद हमने इसी इक्वेशन के अंदर जो अभी हमने बनाई है इसके अंदर हम इसको कर देंगे पुट, तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा पाथ 1 के अलोंग। ठीक है, तो ये वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। याद रखिए ये वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा। सो सबसे पहले हम WAC फाइंड करते हैं, तो WAC मालूम करेंगे हम। तो W का फार्मूला FD होता है, F.D होता है, तो मैं इसको भी यूँ लिख लेता हूँ F.D। ठीक है, और ये डॉट जो है वो हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान होता है। अच्छा अब देखें WAC हम कैलकुलेट करने लगे, यानी जब हम मैस को A से उठा के C पर लेकर जाएंगे तो उस दौरान जो वर्क होगा वो हम फाइंड करें। और वर्क के बारे में आप जानते हैं कि वर्क उस वक्त होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और बदले में वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स के नतीजे में वो ऑब्जेक्ट कुछ मूव करे, यानी किसी भी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है और किसी और डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। ठीक है, यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और बदले में वो ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ मूव करे तो वर्क होता है। तो अब देखें हमने फोर्स लगाई A से C की तरफ और ऑब्जेक्ट ने मूव किया A से C की तरफ, लेकिन ये जो फोर्स है जो मैंने लिखा है WAC इज इक्वल टू F.D, तो ये जो फोर्स है ये हमारी फोर्स नहीं है, बल्कि ये वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लिहाजा इस F के साथ हम छोटा सा G लगा देंगे। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो A से लेके C तक का फासला है ना, इसको हम H से ज़ाहिर करते हैं, और C से लेके B तक का जो फासला है इसको हम X से ज़ाहिर करते हैं। ये मैं बुक के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी इनके नाम रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब देखें हमारे पास ये FG तो आएगा वैसे, ठीक है, ऊपर वेक्टर भी और डॉट भी वैसे, लेकिन D की बजाय हम H यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? H। क्यों? क्योंकि तय करदा फासला जो है इस सिचुएशन में वो H है। ठीक है, अच्छा अब हम डॉट प्रोडक्ट इसका करेंगे ख़त्म, तो F.H जो होगा वो हो जाएगा FH cos थीटा, FH cos थीटा, ये आपने याद रखना, FH cos थीटा। लेकिन F के साथ वो G इसलिए लगाया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। अच्छा, अब cos के साथ ये जो थीटा लगा है, थीटा वो एंगल होगा जो FG और H के दरमियान होगा, जो FG और H के दरमियान होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और H के दरमियान होगा। तो अब देखिए इस शक्ल में हम जब A से C की तरफ जाएंगे, A से C की तरफ जाएंगे तो हम डिस्टेंस तो अपवर्ड डायरेक्शन में तय कर रहे हैं, लेकिन जो फोर्स है ग्रेविटी की फोर्स वो डाउनवर्ड होगी क्योंकि ज़मीन नीचे है इधर। ठीक है, यानी मैस अपवर्ड मूव कर रहा है जबकि फोर्स डाउनवर्ड। अब आप कहेंगे सर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैस जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है जबकि फोर्स नीचे है। मैंने आपको बोला कि मैस के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक हमारी और एक ग्रेविटी की। हमारी फोर्स चूंकि ज़्यादा है इसलिए ये मैस A से C की जानब मूव कर रहा है। इस दौरान दो फोर्स लग रही हैं। हमारी फोर्स की वजह से तो वर्क डन जो हुआ वो तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम ग्रेविटी की वजह से कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो मैस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी मूव कर रहा है, मैस का जो डिस्टेंस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है,
जबकि ग्रेविटी की फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है। लिहाजा इस सिचुएशन में एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और एच के दरमियान जो एंगल होगा वो 180 होगा। लिहाजा हम यहाँ थीटे की जगह पे 180 यूज़ करेंगे। सो इस ऊपर वाले को मैं कर लेता हूँ रेज़, यानी ये आपने नोट कर लेना, मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ रेज़, ठीक है। तो अब वो हमारे पास बन जाएगा एफ जी एच कॉस 180 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है कॉस 180 होता है -1, कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, टेबल पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये -1 जब एफ जी एच के साथ ज़रब होगा तो आंसर आएगा -एफ जी एच, ठीक है। यानी एफ जी एच के साथ जब -1 ज़रब होगा तो ये -एफ जी एच आ जाएगा। और यू नो एफ जी जो है ये हमारा वेट होता है, यानी उस सब्जेक्ट का क्या होगा, ये वेट होगा। सो वेट यू नो एम जी के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा -mg और ये साथ में h। सो WAC जो होगा ये हमारे पास आएगा -mgh, ये आपने इसको याद रखना है। अच्छा, अब हम वर्क डन कैलकुलेट ये हमारे पास जो आंसर आया -mgh ये WAC का था, ठीक है। अब हमें WCB मालूम करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा WCB और ये भी वैसे ही होगा एफ डॉट डी वाला फार्मूला, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट अब कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एफ जी और डॉट जो तय करता फासला है। तो देखें जब मैस सी से बी की तरफ आएगा तो फासला तय होगा एक्स। कितना फासला तय होगा, एक्स तय होगा, इसलिए हम लिखेंगे एफ जी डॉट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे डॉट ख़त्म, वही तरीकाकार होगा एफ एक्स कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थीटा वो एंगल है जो एफ जी और एक्स के दरमियान है। अब देखें जब हम मैस को सी से बी पर ले जा रहे होंगे तो हमारी जो फोर्स होगी वो तो सी से बी की जानिब होगी, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। लेकिन जो ग्रेविटी की फोर्स है वो तो डाउनवर्ड ही रहनी है, चाहे आप ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेकर जाओ तब भी डाउनवर्ड, नीचे ऊपर से नीचे लेकर आओ तब भी ग्रेविटेशनल की फोर्स डाउनवर्ड, आप उसको हॉरिजॉन्टल मूव करवाओ, लेफ़्ट से राइट लेकर जाओ या राइट से लेफ़्ट, ग्रेविटेशनल की फोर्स हमेशा डाउनवर्ड रहेगी। क्लियर हुआ। तो जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे फ्रॉम सी टू बी तो उस दौरान भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो डाउनवर्ड होगी। अब देखें जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे सी से बी की जानब तो उस दौरान आपको पता है फासला इस डायरेक्शन में तय होगा फ्रॉम सी टू बी, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जबकि जो फोर्स है ग्रेविटी की वो डाउनवर्ड है, यानी फासला इधर तय हो रहा है और फोर्स डाउनवर्ड है। इट मीन के फासले और फोर्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। सो यहाँ पे थीटा की बजाय हम लगाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, मैं इसको लिखता हूँ एफ जी वैसे और साथ में एक्स, और cos 90 यू नो 0 होता है, ठीक है। और 0 जब ये एफ जी एक्स के साथ ज़रब होगा तो ओवरऑल वर्क जो है वो हमारे पास WCB ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम ये दोनों वर्क्स की वैल्यू यानी जो WAC की हमने पहले वैल्यू निकाली वो यहाँ पे पुट कर देंगे और WCB की वैल्यू, तो हमारे पास ये WACB ये हमारे पास आ जाएगा, WACB ये हमारे पास आएगा। ये जो WAC ये हमने निकाला था -mgh, आपको याद होगा, और ये प्लस वैसे, और WCB अभी हमने फाइंड किया ये 0 है। सो हमारे पास टोटल वर्क जो है वो आ जाएगा mgh यानी -mgh। ये हमारे पास वो वर्क होगा जो होगा पाथ 1 के थ्रू, ठीक है, ACB के थ्रू, यानी जब हम मैस को ACB रास्ते के ज़रिए लेकर जाएंगे B पॉइंट पे तो उस दौरान हमारे पास जो टोटल वर्क होगा WACB वो -mgh होगा।